बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो मुरीदके के अंदर सानिया हुआ अब उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखें, कन्फर्म इतला कोई भी नहीं है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ बना क्या। इब्तदाई तौर पर जो इतलात आई उनमें यह कहा गया कि उनमें से एक भाई ज़ख्मी हो गया, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि दूसरा भी ज़ख्मी हो गया, फिर ये भी बताया गया कि दोनों में से एक भाई गिरफ़्तार हो गया, फिर कुछ इतलात आई कि नहीं, दोनों भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ दावे ऐसे सामने आए कि पुलिस के पास वो नहीं है, उनको एजेंसियां उठा कर ले गई हैं, और कुछ दावे ऐसे सामने आए कि वो दोनों फ़रार हो गए हैं, वो पकड़े ही नहीं गए। अब देखें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वो हेड हैं, ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहाँ से निकल कर इस तरह जाना मुमकिन नहीं है, और वहाँ से निकल कर इतनी दूर चले जाना। अब ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं बाकायदा एजेंसियों की जानिब से, मीडिया पर्सनस को कह के कि आप बताएं जी वो आज़ाद कश्मीर पहुँच गए हैं या पंजाब की हदूद से बाहर निकल गए और अब वहाँ से उन्हें उठा के वापस लाया जाएगा। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। आज़ाद कश्मीर जाने के लिए जो रास्ते हैं उन पर बहुत सारी चेक पोस्टें हैं, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में तो बहुत सख्ती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो वहाँ पहुँच गए, और जिस तरह का घेरा पड़ा हुआ था वहाँ से कोई नहीं निकल पा रहा था, ये वहाँ से कैसे निकल गए? ये वो बड़े सवालात हैं जो अब तक कुल मिला के मुझे समझ आती है बात। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंधाधुंध गोली चलाई गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ आई, और जब चीज़ें एकदम कंट्रोल की गई, लोगों को गलियों में धकेल दिया गया और जो मेन कंटेनर है उसको आग लगाई गई, उस वक्त कुछ लोग गिरफ्तार हुए। और जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि 25 से 30 लोगों का एक गिरोह आया था और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आई। अब ये अगर गिरफ्तार करके उस वक्त गायब किए गए हैं तो फिर एजेंसियों की तहवील में होने चाहिए दोनों भाई। अब मेरे ख्याल में कि ये फैसला किया गया है कि उनकी कानूनी गिरफ्तारी डाली जाए। अब दुआ मेरी ये है कि सारे सलामत हों। अगर क़यादत में से कोई शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया तो एक नया फड्डा पाकिस्तान में पड़ जाएगा। पाकिस्तान की एजेंसियां इससे कैसे जान छुड़वाएंगी, ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। अगर आज किसी को मसलियतन कोई झूठ बोलना पड़ा या अपनी किसी बात से पीछे हटना पड़ा तो तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। कल सारी दुनिया जान लेगी, सबको पता चल जाएगा कि हकीकतन हुआ क्या था। जैसा कि अब हकायक खुलना शुरू हो गए। समा टीवी, ये अलीम खान का टीवी चैनल है। अलीम खान वो शख्स है जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है, और इसकी एक सोसाइटी बड़ी मशहूर हुई आज से कुछ अर्सा पहले। समा टीवी भी इसका है। ये पार्क व्यू सोसाइटी जहां पे लोगों के प्लॉट और घर सारे डूब गए। तो अलीम खान ने अचानक से अपने चैनल पे पंजाब हुकूमत का ये जो ऑपरेशन था तहरीक लब्बैक के खिलाफ, इसके हवाले से बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्टिंग करवा दी। यानी वो चीज़ें मंजरे आम पे ले आए जो बाकी चैनल या अखबारात नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर वो डर रहे हैं कि यार अगर सच बोल दिया तो मुसीबत बन जाएगी। जो हमारे अपने सोर्सेज के साथ हमारे लोगों की बात हुई वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं, लेकिन अलीम खान का टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है। और उन्हें ईदी आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जख्मियों को और लाशों को उठाने वाली सर्विस है। उनका जो इंचार्ज है उससे बात की उनके जर्नलिस्ट ने अपने प्रोग्राम में, तो बताया जनाब गवाहियां आ गई वहां से कि 150 गोलियों से जख्मी अफराद को यहां से अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, और सिर्फ कोई 150 बंदा मुंतकिल किया गया यहां पे DHQ अस्पताल मुरीदके में, और फिर वहां से वो बंदे भिजवाए जा रहे हैं लाहौर में अस्पताल में। तो एक तो बड़ी तादाद में जो जख्मी हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, ये टांग में, पेट पे, कमर में, रानों पे, बाजुओं में, ये वो लोग हैं, सीने में। इनमें बहुत सारों की हालत ख़राब भी है। कुछ जख्मी मामूली थे और कुछ बड़े सीरियस जख्मी थे। ये जो ईदी फाउंडेशन वाले हैं, जो ईदी एम्बुलेंस सर्विस वाले हैं, वो ये बता रहे थे, उनके जो इंचार्ज हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया, अलीम खान के चैनल के ऊपर अब ये चीज़ें चल रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों लोगों को गोलियां लगने से जख्मी होने की कंफर्मेशन आई। फिर यह बताया गया कि बहुत सारी लाशें थी, और इतनी लाशें थी कि पुलिस अपने साथ लेकर गई। यानी ईदी को अपनी एम्बुलेंस के अंदर लाशें उठाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि तमाम लाशें जो हैं वो पुलिस, जिसको कहा गया था कि आपने चाहे वो को क्लियर करना है, वो अपने साथ उठाकर लेकर गई है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ तो अपने लापता अफराद या लाशों के हवाले से कुछ नहीं कर सकी ना 26 नवंबर को, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस जगह गई थी डी चौक में, उसको क्लियर करना, काबू करना, लाइटें बंद करना, वहां पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, बड़ा खौफनाक। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कुछ नहीं किया बाद में। लेकिन जहां पे ये एरिया बहुत बड़ा है, यहां आबादी बहुत ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है,
ऐनी शाहिदीन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे और लोग यहाँ रहने वाले भी हैं बहुत सारे, तो यहाँ चीज़ें छुपाना इतना आसान नहीं होगा। इसकी तहकीकात ज़रूर करवानी चाहिए ताकि पता चले, और जिन लोगों के घर वाले अभी तक वापस नहीं आए और पुलिस के पास भी नहीं है, उन्हें फौरी तौर पे बताना चाहिए और एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अलीम खान का चैनल ये क्यों कर रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो मौजूदा सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे लगता है कि शायद फिर कोई एनओसी फंस गया है, जिसकी वजह से अलीम खान उस्मान बुज़दार के भी बहुत खिलाफ था। उस्मान बुज़दार के तो मैं भी खिलाफ था, मुझे लगता था कि पंजाब उससे बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करता है। लेकिन अलीम खान तो एक स्पेसिफिक रीज़न था ना कि या तो मुझे वज़ीर आला बनाओ या मुझे एनओसी तो दो, कम से कम अरबों का फ़ायदा तो हो। तो वो एनओसी या तो कोई फंसा हुआ है या कोई इंक्वायरी चल रही है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अभी क्योंकि मैंने ये बात कर दी है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच जाएगी कि अलीम खान साहब किस चक्कर में उनका चैनल जो है वो चीज़ें बता रहा है या कर रहा है जो बाकी लोग जुर्रत नहीं कर रहे। अब मैं आपको जरा कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ये आपके सामने मैं रखने लगा हूं। मेरा अपना एक बंदा, हमारा अपना सोर्स है, उसने पुलिस का जो सोर्स है उससे बात की है और कुछ 3 लोग इसके अंदर जो है उनसे डिफरेंट लोगों से बात की गई है। अब नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं मुबैना तौर पे। ये क्योंकि डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई, मेरा एक सोर्स है, उसने क्लेम किया कि उसने 3 पुलिस वालों से बात की और उसने वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं फिर कहूंगा बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उसका कहना है कि धड़ाधड़ लोग उठाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब में। रिश्वत की एक मंडी लग चुकी है, बिल्कुल जैसे 9 मई के बाद हुआ था। वो ये बताता है कि ऑपरेशन में शरीक और उस इलाके के करीब तैनात पुलिस के 3 एहलकारों से उन्होंने पूछा कि कितने लोग मारे गए, तो तीनों एहलकारों ने जो तादाद बताई है वो कम से कम 60 बताई है। यानी 3 एहलकारों से जो बात हुई उनमें जो कम से कम तादाद है वो 60 बताई है, और ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनकी लाशें वहां देखी गई। अब ये पुलिस वाले सोर्सेज हैं, ये क्लेम मेरे सामने आया। इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वाकई इतने लोग मारे गए हैं। सवाल है ना, मैं तो वहां नहीं था, ना किसी जर्नलिस्ट को वहां पे छोड़ा उन्होंने कि रिपोर्टिंग कर ले, बल्कि सारे इलाके बंद करके अंदर वो जलियांवाला बाग बना के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 लोग मारे गए हैं। वहां हमने तो 3 से बहुत ज्यादा लोगों की लाशें तो हमने खुद देखी हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियोज हैं। लोग अपने मोबाइल फोन बंद करके भाग गए सारे तरीके लबैक वाले, उन्हें अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये तो पूरी रियासत पागल हो गई है। तो पुलिस वाले जो हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये बात करते हैं कि कम से कम 60 लाशें तो उन्होंने देखी हैं, ये उनका क्लेम है। और ज्यादा में वो कहते हैं जी ये 100 से ज्यादा हो सकती हैं। 7 आरपीओज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, 2 आईजीज, मुतअद्दिद डीपीओज। सीसीडी की जिम्मेदारी लगी कि लाशें और जख्मियों को उठाया जाएगा, जाए वकुआ को क्लियर किया जाएगा। दर्जनों लोगों की हलाकत गलियों और प्लाटों और ग्राउंडों में खून बह जाने के बायस हुई है, क्योंकि गोलियां लगने के बाद लोग जान बचाने के लिए मुलेका गलियों और मोहल्लों की तरफ भागे थे। उनको उठाकर ले जाया गया था। तिब्बी इमदाद का कोई बंदोबस्त नहीं था और तिब्बी इमदाद इनको ना दी गई। पुलिस और रेंजर्स खून के निशान फॉलो करके जख्मियों और लाशों तक पहुंचती रही है। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन होने वाला पूरा दिन और अगली रात, सारी रात 13 और 14 की जो दरमियानी रात है, और 14 अक्टूबर का पूरा दिन रेंजर्स और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन करती रही है। इलाके में शदीद खौफ व हरास, और जिसको वो मशकूक समझते थे उसको उठा लेते थे। ये वहां हो रहा। अब पुलिस ने दोबारा दिहाड़ियां शुरू कर दी हैं, जैसे 9 मई की बात की थी। बंदा उठाया जी, फिक्स कर देंगे 9 मई में, तो इतना पैसा दे दो। बंदे बेचारे पैसे देते थे। अब तहरीके लब्बैक वालों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। घरों में घुसकर तलाशियां हो रही हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। खदशा है कि जिन जख्मियों को जाए वकुआ से लाशों के हमरा उठाया गया वो भी शायद ज्यादा जिंदा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐनी शाहिदीन है। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक ऑपरेशन अब किया जाएगा कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने कहा कि इतने बंदे मर गए, इतने मर गए, उन बंदों को उठाया जाए, उनको काबू किया जाए। भाई इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करें, जो लोगों से पूछें, लोग अपनी दरखास्तें भेजें, लोग वहां पे दरखास्तें भेजें कि जनाब मेरा ये प्यारा ये गया था धरने वाली जगह पे, अभी तक वापस नहीं आया। तो जुडिशियल कमीशन जो है वो चेक करे तमाम इदारों के पास कि वो किसी की हिरासत में है। अगर वो किसी की हिरासत में नहीं है तो फिर बंदा कहां गया।
ये इस तरह पता चलेगा कि बंदे किधर गए। इसके ऊपर ये मट्टी डालने के चक्कर में है कि सारे मामले को छुपा ले, बच जाने वाले सपोर्टर है वो सारे गायब हैं। अब ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस वक्त भी टीवी पे खबरें चलाई जा रही हैं कि जल्द पकड़ लिया जाएगा रिजवी बरादरान को, और मेरी इतला के मुताबिक पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी डाल दी जाएगी जैसे नॉर्मली होता है। जो इंतजार पंजूता के साथ हमारे साथ माजी में अगर ये ना हुआ होता ना पाकिस्तानियों के साथ, तो हम कहते कि शायद, अब हम इतने यकीन से पता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार हुआ है अहमद दुरानी के भाइयों के साथ, ये इंतजार पंजूता साहब के साथ और बेशुमार लोगों के साथ बार बार ये किया गया कि जनाब ये पुलिस ने बरामद कर दिया जी, बंदा आ गया वापस, ये जी बंदा शुमाली इलाका जहां चला गया था वापस आ गया जी। अब इन्हें कश्मीर के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है अपने बंदों के जरिए से, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। खबरें चलवाई जा रही हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है नादरीन, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, बल्कि एक चीज और बताता हूं कि साद रिजवी के घर से भारतीय करेंसी भी बरामद हो गई। ये साद रिजवी के घर से ना रॉकेट लॉन्चर भी मिलेंगे, इसके घर से जो है खुद कुछ जैकेटें भी मिलेंगी, इसके घर से अब जो है ना वो आपको एटम बम की यूरेनियम भी मिलेगी, इसके घर से आपको बड़ी अजीब अजीब चीजें मिलेंगी। ये पुराना खेल है पाकिस्तान में। जिनापुर के नक्शे मिल गए थे, याद है आपको, एमक्यूएम के दफ्तरों से, कि जनाब वो एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे, जिनापुर अलग करने जा रहे थे। आज तक कोई सबूत ही नहीं है। आपको याद है, ये अक्सर ऐसे करते हैं, जब भी किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो उसके घर से हर चीज मिल जाती है। तारुल कादरी के घर से अजीबोगरीब चीजें इन्होंने ढूंढ ली थी एक दफा, बल्कि लेकर आए थे कि और चीजें डालनी है, वो तो कारकुन वहां पे अड़ गया, उन्होंने नहीं आने दी। तो ये रियासत का तरीका है, वारदात है, जिसको काबू करना हो वही हथियार इन्होंने इमरान खान के घर से पकड़े थे, वही हथियार इन्होंने तस्वीर निकाल के लगा दी कि ये साद रिजवी के घर से पकड़े गए। अंदाजा करें आप इनकी बेशर्मी का। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको बताता हूं मैं। इमरान खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल ऐसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए है, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफा दिया। ये हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोलबाला है। गंडापुर के पास वैसे दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं था, तो अच्छा उन्होंने अपनी भी इज्जत बचाई है, अपनी फैमिली की भी बचाई है, और वो निकल गए इसमें से। अब सारा का सारा बर्डन जो है वो सुहेल अफरीदी पे है कि क्या वो ऑपरेशन के मामले में, मादनियात के मामले में, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक के मामले में एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाते हैं या एक नई तवानाई के साथ सबको इकट्ठा करते हैं। ये सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सुहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा, खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। ये टाउट रोजाना बैठ जाते हैं ना बेचारे, ये सौदा बेच देते हैं, वो सौदा बेच देते हैं। टाउटों को एक बात समझनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट में अब अवाम के खिलाफ खड़े होने का वो दमखम नहीं रहा। अब एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बिकता। अब जैसा वो चाहते हैं वैसा स्याह और सफेद नहीं होता। अब फैसले इनकी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं, लिहाजा एहतियात करें, एहतियात का दामन थाम लें, वरना रोजाना बेइज्जती होगी, रोजाना मुंह काला हो जाएगा। वहां किसी बेचारे छोटे मोटे ऑफिसर की बात सुन के बाहर निकल के रोला डाल देते हैं, ऐ नहीं होना, ये नहीं हो सकता, मेरा नाम बदल देना, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, मैं जमीन पे लकीरें लगाऊंगा। वो अजीब अजीब दावे कर देते हैं, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मंजी टूटती है, 7 दिन की भी टूट जाती है। लिहाजा आप जरा नॉर्मलाइज करें अपने आप को और इस चीज की आदत डालें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त हो सकती है। फिर इमरान खान ने कहा, बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मुफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज से ताल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क में 8 में से 7 घरों में मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में
फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश में है, मगर ये नासूर ख़त्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह जाता है। कभी फौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। हमेशा कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों के बजाय एक मुअस्सर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी के मसले का हल नहीं हो सकता। इमरान खान ने जब उन्हें बताया गया कि 2 ऑफिसर्स और 11 फौजी शहीद हुए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कई मरतबा कहा कि अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान के साथ बात करो। खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ बात करके मुअस्सर और जामे हिकमत अमली बनाएं, ताकि सूबे में मुअस्सर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई, जब हमारे निहत्ते कारकुनों पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गईं। मैं मुरीद के साने में बेईमाना तशद्दुद और निहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूं। यह जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब नाजरीन, मैं आपको बैन अल-अक़वामी फ्रंट से 1-2 खबरें बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ना बड़ी गेम खेल गए। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने वो जिल्लत समेटी है वहां डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे उन्होंने तारीफें की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी जी अंदर गल्लां कीतियां ने ना, इधर भी करो, जरा आ जाओ। और जो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की चमक थी और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चमकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, जो लिशकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसकी कोई माजी में मिसाल नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता है कि इन लोगों की औकात क्या है। आप देखें ना, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे जी मैं एरिक से मिल लूं, मैं उससे मिल लूं। उनके बच्चों से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं लोग कि जनाब सानू बचाओ, साड़ियां हुकूमत बचाओ, अवाम हमारे खिलाफ है, आप हमें बचाएं, आप हमारे माई बाप। ये चल रहा है जनाब। और शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं बंद कमरों में क्या क्या बातें की होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में उसको एग्जैक्टली पता था कि ये आदमी क्या कहेगा। आगे बुला लिया। शहबाज शरीफ ने वहां पे तारीफ की उस डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने कहा कि मैंने बहुत हथियार दिए हमास को मारने के लिए, इसराइल को जो मांगा आपने दिया, और उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया इसराइल ने, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने वहां उनकी तारीफ के जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए, बहुत तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को मौका नहीं मिला ये वाला। अब बरतानवी वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, और जो एक स्टेटमेंट स्पेन से आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो डील हुई है अमन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल को छुट्टी मिल गई है, या जो उन्होंने कत्लो गारत की है उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी मिल गई है या उसकी माफी हो गई है। ये गजा का जो जेनोसाइड किया गया है या कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की गई है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये स्पेन कह रहा है और पाबंदियां बरकरार रखने की बात कर रहा है। एक गैर मुस्लिम मुल्क का हुक्मरान ये कह रहा है। बरतानिया क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब इसराइल को यहां पैसा देना चाहिए गजा की तामीर नौ के लिए जो उसने दबाई फेरी है। आपका वजीर आजम नहीं बोलता, ना जुल्म के खिलाफ बोला, ना मजलूम के हक में बोला। बोला क्या? सिर्फ एक ताकतवर और बड़े आदमी की वहां तारीफ करके आया। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? आज कहां खड़ा है पाकिस्तान? हम सब जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी गेम कर गए। यानी यरगमाली और लाशें वापस लेने का बहुत दबाव था नेतन्याहू पे, तो वो तो वापस हो रही हैं। अब मुकम्मल ट्रांजैक्शन होने वाली है। मुसलमान ममालिक का जो खतरा है उसको भी कम करना था, तो ये अमन मुआहदा भी करवा दिया। लेकिन गजा में फलस्तीनियों को ये आराम से रहने देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गजा में सिक्योरिटी की गारंटी की एक ही सूरत है, और ये हम जरूर करेंगे कि वहां पे यहूदियों की आबादकारी की जाए। अब फलस्तीनियों के इलाके में वहां पे भी यहूदियों की आबादकारी की जाएगी। एक नया मसला पैदा हो जाएगा,
लेकिन कंट्रोल सारा का सारा जाएगा इसराइल के पास, ये हमें नजर आ रहा है। और हमास को फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादे धमकी लगा दी है कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होती तो पुरतशद्दुद रास्ता अपनाएंगे, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पहले से कह दी है। तो एक बात तो आप सारे लोग समझ लें कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। और आपके वजीर आजम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो कई दहाइयों से है उसको पसे पुश्त डाल के एक नया मौक़िफ़ अपनाया है, जो वो मौक़िफ़ नहीं है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। आज एक डिफरेंट मौक़िफ़ है, एक डिफरेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान ने प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया है। इसराइल के खिलाफ हर किस्म की पॉलिसी तर्क कर दी है, उनके ऊपर तनकीद बंद कर दी है और उनसे जवाब लेना बंद कर दिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने वो तमाम चीज़ें की जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मांगी हैं। ये हकीकत है, आप इससे भाग नहीं सकते। आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आ जाएगी इन चीज़ों में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।